क्या आप जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा इलाका सदमे में चला गया था। एक ऐसा केस जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता, खुद परिवार के लोग भी समझ नहीं पाए कि असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस की टीम तक भी अंदाजा नहीं लगा पाई। इसमें ना तो कोई सबूत था, ना कोई चश्मदीद गवाह थे, ना ही कुछ और, फिर भी पुलिस हार नहीं मानती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं दिलजीत जरीवाला केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के डायमंड सिटी सूरत से। यहीं अथवा लोकेलिटी में प्लस पार्ले पॉइंट करके एक पॉश इलाका पड़ता है। इस इलाके के सर्जन सोसाइटी 55A एक घर था जहाँ पे जरीवाला फैमिली रहती थी। अब जरीवाल कहें या जरीवाला, यहीं थे दिलजीत जरीवाला, जो सूरत के सबसे बड़े कपड़ों के व्यापारियों में से एक माने जाते थे। इनकी कटरगम नामक जगह पर खुद का टेक्सटाइल लूम था। 25-26 साल की एज तक ही ये अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच गए थे। वैसे इनकी शादी हो चुकी थी, पत्नी का नाम था वेल्सी जरीवाला और इनकी 1.5 साल की बेटी भी थी। सब कुछ सही चल रहा था, घर में पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं थी। अब तारीख आती है 27 जून 2016। इस दिन घर पर दिलजीत, इनकी पत्नी वेल्सी और बेटी 3 ही लोग थे। रात के टाइम सूरत में किसी रिश्तेदार के यहाँ इनका डिनर का प्लान था। सूरत में इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार रहते थे। तो 27 जून 2016 की रात 9:45 के आसपास दिलजीत अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाड़ी से घर वापस आए। ये रिश्तेदार के यहाँ से डिनर करके आए थे। दिलजीत ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की, फिर सभी लोग घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। सभी लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर ही रहते थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया था। फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में आने के बाद दिलजीत ने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा कि लगता है कि मैंने पार्किंग की लाइट ऑन छोड़ दी है, उसे बंद करके आता हूँ। इसके बाद दिलजीत नीचे चले गए। अब कुछ मिनट गुजरता है, दिलजीत लौटते नहीं हैं। वेल्सी ने उन्हें आवाज़ लगाई। वो बोले कि आ रहा हूँ, कुछ काम पड़ गया था। अब 5 से 10 मिनट और बीतता है, दिलजीत आते नहीं हैं। इसके बाद वेल्सी ने बेड पर बेटी को सुलाकर खुद दरवाज़ा खोलकर नीचे आने लगी। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा कि मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने 3 बदमाश दिलजीत के गले पर चाकू रखकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं और दिलजीत उनका विरोध भी कर रहा था। ये देखकर वेल्सी की हालत खराब हो गई। अब ये तीनों बदमाश दिलजीत को लेकर उसके बेडरूम में जाते हैं। इन 3 बदमाशों में से एक ने दिलजीत के गले पर चाकू रखा हुआ था और बाकी 2 बदमाश घर को लूट रहे थे। कीमती सामान, गहने, पैसे, ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे। चूँकि जस्ट अभी अभी दिलजीत अपनी फैमिली के साथ डिनर से आया हुआ था, तो ये लोग पूरी तरह से तैयार थे। वेल्सी ने भी ढेर सारे महंगे महंगे गहने पहने हुए थे। उन बदमाशों ने वेल्सी के गहने भी उतरवा कर रख लिए। बेडरूम में बदमाशों ने वेल्सी से बोला कि बच्ची को उठाओ और बाथरूम में जाओ। वेल्सी ने ऐसा ही किया, ये बाथरूम में चली गई। फिर दोनों बदमाशों ने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। 1 से 1.5 घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को एहसास होता है, लगता है कि बदमाश चले गए हैं, क्योंकि अब कोई आहट या आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसके बाद रात के 11:30 से 12 बजे के बीच वेल्सी ने बाथरूम की कांच की खिड़की तोड़ी और बाहर की ओर चिल्लाने लगी। इस इलाके में लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, मिलजुल कर रहते थे। कुछ पड़ोस के लोगों ने वेल्सी की आवाज़ सुनी। अब ये लोग भागकर घर की ओर आते हैं। दरवाजे खुले हुए थे। ये लोग फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में गए। पूरा घर तहस नहस था। यहाँ देखा कि बेड पर दिलजीत लेटा हुआ है। बेड पर चारों तरफ रक्त बिखरे हुए थे और ये रक्त दिलजीत के शरीर से निकल रहे थे। ये सब कुछ देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसी वक्त पुलिस को कॉल किया गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर में प्रवेश करते ही इन्होंने भी देखा कि घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं। सारे कबर्ड्स के दरवाजे खुले हैं, अलमारियों की तिजोरी खुली है। हर रूम का यही हाल था। पहली नज़र में ये लूटपाट का केस लग रहा था। बेडरूम में दिलजीत का शव था। पुलिस ने फौरन इसे हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद अननोन लोगों के ऊपर कत्ल का केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब बात भी सूरत के एक नामी बिजनेसमैन के कत्ल का था। खबर बड़ी थी। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह फैल गई। भोर से ही न्यूज़ रिपोर्टर्स और बाकी लोगों का आना शुरू हो गया था। यहाँ पुलिस महकमे के हाई रैंक ऑफिसर्स भी आते हैं। घर पर केवल 3 ही लोग मौजूद थे। एक दिलजीत, जिनका कत्ल हो गया। दूसरी वेल्सी, जो रात से ही लगातार रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बीच बीच में ये बेहोश भी हो जाती थी, फिर होश में आती और दोबारा रोने लगती। तीसरी थी इनकी 1.5 साल की बेटी। अब इस बच्ची को क्या पता होगा। वेल्सी ही इकलौती चश्मदीद गवाह थी जो बता सकती थी कि हुआ क्या था, लेकिन इसकी हालत पहले से ही रो रो कर खराब हो चुकी थी। पुलिस ने अभी बात करना ठीक नहीं समझा। घर में इनके अलावा दिलजीत के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वो घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे 24 जून को, यानी घटना से 3 दिन पहले। पुलिस ने पड़ोसियों से बात की। इनको भी अंदाजा नहीं था कि हुआ क्या है। सभी लोग अंधेरे में थे। पुलिस ने अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनको इसमें एक अहम चीज़ दिखाई देती है। वो लुटेरे घर से थोड़ी दूर किसी और घर के कैमरे में कैद हो गए थे। इसमें दिखा कि 9:46 पर दिलजीत अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। पीछे से एक ऑटो रिक्शा इनका पीछा करते हुए आया।
गाड़ी घर की ओर चली गई, लेकिन ऑटो पहले ही रुक गया। कुछ सेकंड्स के लिए ऑटो यहीं पर रुका रहता है, फिर यू टर्न लेकर वापस चला जाता है जिस रास्ते से ये आया था। पर कुछ मिनटों के बाद उसी रास्ते से दो लोग दीक्षित के घर की ओर जाते हुए दिखते हैं। एक के हाथ में बैग था, वैसा बैग जिसमें सब्जी रखते हैं, और दूसरे का हाथ खाली था। कैमरा ने इन्हें केवल पीछे से देखा था, इसलिए इनका चेहरा पता नहीं चल पाया। ये लोग 9:46 से 9:50 के बीच दीक्षित के घर में गए। फिर 11:30 बजे के आसपास जिस गाड़ी से दीक्षित अपने घर पर आया था, वही गाड़ी बाहर की ओर आती हुई दिखी। चूंकि उनका कत्ल हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो बदमाशी गाड़ी लेकर भागे होंगे। पुलिस ने पूरे घर की छानबीन करना शुरू कर दिया। हर बारीकी को ध्यान से देखा जा रहा था। सबसे पूछताछ की गई। 2-3 दिनों के बाद जब मामला थोड़ा शांत हुआ और दीक्षित की पत्नी वेल्सी भी थोड़ी संभलती है, तो पुलिस ने इनसे वारदात के बारे में बात की। वेल्सी ने वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि रिश्तेदार के यहाँ से डिनर करके ये अपने घर पहुंचे थे। दीक्षित ने कहा कि पार्किंग की लाइट बंद करने ये जा रहे हैं। फिर उनके गले पर 3 बदमाश चाकू रखकर ऊपर आए, लूटपाट किया, वेल्सी और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया। आगे वेल्सी को नहीं पता कि हुआ क्या था, क्योंकि ये बाथरूम में बंद थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करने के दौरान पुलिस को कुछ अजीब चीजें पता चलती हैं। पहला तो ये कि जिस दिन या जिस रात को कत्ल हुआ, उस समय सूरत में कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था और दीक्षित के घर के बाकी लोग भी विदेश गए हुए थे। अब ये सवाल उठा कि क्या उन लुटेरों को पहले से पता था कि आज के दिन दीक्षित का अपना कोई भी शहर में मौजूद नहीं है, या फिर इत्तेफाक था। पुलिस ने सबसे पहले उन रिलेटिव्स को अपने रडार में लिया जिनके घर पर दीक्षित और इनका परिवार डिनर करने के लिए गया था। क्या पता उन्होंने पैसों के लिए कुछ किया हो। दीक्षित के घर से ढेर सारे गहने और लगभग 55,000 रुपए गायब थे। इन रिलेटिव से बात की गई, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। वो गहने जेवर भी इनके घर पर नहीं पाए गए और न ही इनका दूर दूर तक किसी लुटेरे या बदमाश से रिश्ता था और न ही किसी क्रिमिनल को जानते थे। पुलिस को यह कहीं ना कहीं यकीन था कि इसमें जरूर किसी न किसी घर वाले का हाथ होगा। इतना सटीक टाइम कोई बाहरी शख्स नहीं जान सकता। एक तरफ थी 25 साल की वेल्सी जरीवाला, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, 1.5 साल की बेटी थी। एक ही रात में इसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, ये विधवा बन गई। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। दीक्षित के बाकी रिश्तेदार भी आम लोग नहीं थे, इनके ऊपर तक पहचान थी। ये लोग भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। वही मीडिया वाले और बाकी जनता तो थी ही। पुलिस ने घर के नौकरों से लेकर ड्राइवर्स तक, दीक्षित की फैक्ट्री में काम करने वालों से लेकर उसके दोस्तों तक हर किसी से बात की, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिनसे दीक्षित की दुश्मनी हो। घर के अंदर आने वाले सभी दरवाजे बिल्कुल सुरक्षित थे, कोई डैमेज नहीं था। फोर्सफुल एंट्री के कोई सबूत नहीं थे, यानी जो लोग भी अंदर आए उनकी आने में किसी घर वाले ने मदद की थी। यह भी था कि अगर किसी की दीक्षित से दुश्मनी हो तो इनकी पत्नी वेल्सी के बयान के आधार पर ये पार्किंग एरिया में गए थे। अगर वो बदमाश चाहते हैं तो उन्हें वहीं पर मारकर भाग जाते हैं, इनके गर्दन पर चाकू रखकर ऊपर नहीं आते हैं। अगर ये लोग ऐसे ही रैंडमली लूटपाट करने के इरादे से आए थे तो इनके अंदर डर भी होना चाहिए था कि घर में और लोग भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं था। इन्हें अच्छे से पता था कि उस वक्त घर में कौन और कितने लोग थे। यह भी इशारा करता है कि काम अंदर वाले ने किया है, कत्ल करके लूटपाट का शक्ल दे दिया। अगर देखें कि सच में लूटपाट करने के लिए आए थे, फिर दीक्षित का कत्ल क्यों किया और वेल्सी और उसकी बच्ची को क्यों छोड़ दिया, जबकि वेल्सी इनके खिलाफ गवाही भी दे सकती थी। लूटपाट में तो इन्होंने घर के सारे जेवर, वेल्सी के जेवर, गहने सब कुछ लूट लिए थे। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार जब इन्होंने हॉस्पिटल में दीक्षित के शव को देखा तो उस वक्त उन्होंने सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी, महंगी घड़ी, इनके पैंट में पर्स जिसमें कई सारे एटीएम कार्ड्स, बाकी कीमती चीजें रखी थीं। लुटेरे इन चीजों को क्यों नहीं ले गए? ये साबित करता है कि वो लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे। दुश्मनी में भी किसी का पता नहीं चल रहा था। 2 दिनों तक तो पुलिस बिल्कुल अंधेरे में ही रहती है। उधर वेल्सी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पुलिस को भी इस पर दया आने लगी थी कि इतनी सी ही उम्र में इस बेचारे का घर उजड़ गया। पर अब क्या कर सकते हैं? इन्होंने वेल्सी के बयान के आधार पर ही चीजें देखनी वापस से शुरू कर दी। वेल्सी ने कहा था कि दीक्षित पार्किंग एरिया की लाइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गए थे। पुलिस ने जब इसे वेरीफाई किया तो देखा कि पार्किंग एरिया की स्विच एक फर्स्ट फ्लोर पर भी है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट बंद करने के लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दीक्षित नीचे क्यों गए? कहीं वेल्सी झूठ तो नहीं बोल रही है? इसी में पुलिस की नज़र एक और चीज पर गई। वेल्सी के अनुसार उस वक्त 3 बदमाश घर पर आए हुए थे, लेकिन जो सीसीटीवी से पता चला उसमें केवल 2 ही बदमाश दिख रहे थे। इसमें भी वेल्सी ने झूठ बोला। वेल्सी के अनुसार वो बदमाश दीक्षित को नीचे से मारते पीटते, हाथापाई करते हुए ऊपर लेकर आ रहे थे, फिर गले पर चाकू रख दिया। दीक्षित चश्मा लगाता था। जिस तरह का सीन वेल्सी ने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से दीक्षित का चश्मा ग्राउंड फ्लोर पर या सीढ़ियों पर या कहीं और गिर जाना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस स्पॉट पर पहुंची थी और देखा था तो वहां पर दीक्षित ने चश्मे पहने हुए थे। अगर एक पल के लिए मान लें कि अगर लुटेरों को किसी दूसरे जानकार ने भेजा था तो उसने दीक्षित को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? पोस्टमार्टम के हिसाब से दीक्षित के सर और उसके कमर के बीच कुल 8 बार चाकू से वार किए गए थे। गले पर भी चाकू चलाए गए थे। इतनी गहरी दुश्मनी अगर दीक्षित से थी तो उसकी पत्नी भी वहीं मौजूद थी।
वेल्सी के अनुसार इसे और इसकी बेटी को बदमाशों ने बाथरूम में बंद कर दिया था। आस पड़ोस के लोगों ने भी कोई हलचल या आवाज नहीं सुनी थी। यह भी एक सबूत था कि वो बदमाश घर के अंदर आसानी से घुसे थे, ना कि जोर जबरदस्ती। पुलिस भी सोच नहीं सकती थी कि इनका शक उस महिला पर आएगा जो पिछले 2 दिनों से बेतहाशा रो रही है, जो 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। तफ्तीश के 60 घंटों के अंदर दीक्षित की पत्नी वेल्सी पर पुलिस का शक आ जाता है। इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर अच्छे से पूछताछ की जाती है। शुरुआती समय में वेल्सी ने सारे इल्जामों से मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये ऐसा क्यों करेगी, अभी 1.5 साल की बच्ची है, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, कभी पति से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही सास ससुर से कोई विवाद हुआ, पुलिस को गलतफहमी हो रही है। वैसे भी वेल्सी को ही टारगेट करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, कड़ी से कड़ी जुड़ने पर ही वेल्सी शक के घेरे में आई थी। इसके बाद पुलिस इसे सब कुछ बताती है जो भी इन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला था। कुछ ही घंटों के अंदर ही वेल्सी टूट गई। इसने मान लिया कि वो कत्ल इसने ही करवाया है। वेल्सी के जानने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो इसके ससुराल के लोग हों या मायके के, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वेल्सी ने ही अपने पति का कत्ल करवाया है। पहले तो वेल्सी पुलिस को बताती है कि कत्ल कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे क्या चीजें हुई थीं। 27 जून 2016 की रात रिश्तेदार के यहाँ से घर आने के बाद दीक्षित, वेल्सी और इसकी 1.5 साल की बेटी तीनों फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। अंदर आने के बाद वेल्सी ने बच्ची को दीक्षित की गोद में थमा दिया और बोले कि आप चलिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। इसके बाद दीक्षित बेडरूम में चले गए बेटी को सुलाने के लिए। इधर वेल्सी ने दरवाजे को भिड़का दिया था, लॉक नहीं किया। सीसीटीवी के अनुसार 9:46 के आसपास दीक्षित अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे। 9:48 के आसपास 2 बदमाश घर में आए। चुपचाप ये सीधे बेडरूम में जाते हैं। वेल्सी के सामने ही इन्होंने दीक्षित पर हमला कर दिया। ये पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। इनके हाथों में ग्लव्स था, मास्क पहने थे, बैग में मिर्ची का पाउडर भी था। दीक्षित को विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। वेल्सी ने अपनी गोद में बेटी को लिए पति को मरते हुए देख रही थी। आखिर इसकी अपने पति से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि ये इतनी निर्दयी हो गई। खैर, कत्ल करने के बाद इसने अपने सारे गहने बदमाशों को उतार कर दे दिए। घर के सभी लॉकर्स के गहने और बाकी पैसे भी दे दिए। पूरे घर को तहस नहस करने में मदद की। ये सारी चीजें पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था ताकि लूटपाट का केस लगे। पर वेल्सी ने दीक्षित के पहने हुए गहने उतारने भूल गई थी। घर की हालत बिगाड़ने के बाद वेल्सी ने अपने पति की कार की चाबी बदमाशों को दे दी। इसके बाद ये बाथरूम में जाकर उन बदमाशों से कहा कि दरवाजा बाहर से बंद कर दो। फिर बदमाश दीक्षित की गाड़ी से 11:30 बजे के आसपास भाग जाते हैं। आगे पुलिस ने दीक्षित की गाड़ी डुमास रोड से बरामद कर ली। वो बदमाश गाड़ी को यहीं छोड़कर फरार हो गए थे। चूंकि कई दिनों से गाड़ी रोड पर लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, तो किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी के मालिक के बारे में पता चला। वेल्सी की बदौलत 1-2 दिनों के अंदर ही वो बदमाश भी पकड़े जाते हैं। इसमें जो मेन था वो था सुकेतु मोदी उर्फ सनी, और दूसरा इसका खुद का ड्राइवर था धीरेन्द्र सिंह चौहान। आखिर इन दोनों बदमाशों में और वेल्सी में ऐसा क्या संबंध था कि इन तीनों ने मिलकर दीक्षित का कत्ल कर दिया। इनकी कहानी शुरू होती है वेल्सी और दीक्षित की शादी के पहले से। वेल्सी और सुकेतु शादी के पहले से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर इनकी शादी नहीं हो सकती थी। इसकी वजह थी दोनों ही दूर के रिश्तेदार थे, एक तरह से ये कजन्स थे। चूंकि इनकी रिश्तेदारी एक ही थी तो शादी करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी इन्होंने अपने अपने घर पर बात की, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। आगे जब वेल्सी के परिवार को लगा कि कहीं बेटी भाग न जाए, इसलिए इन्होंने फटाफट दीक्षित नाम के लड़के से जनवरी 2013 में शादी करवा दी। शादी काफी धूमधाम से हुआ। वेल्सी के परिवार को लगा कि नए रिश्तों के जुड़ने से वेल्सी पुराने रिश्तों को भूल जाएगी। काफी हद तक ऐसा होता भी है। धीरे धीरे वेल्सी अपने पुराने प्यार को शादी के बाद भूलने लगी। सब कुछ ठीक था। दीक्षित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। समय के साथ इन्हें एक बेटी भी हो गई। घर गृहस्थी भी वेल्सी अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे शादी को 2 से 2.5 साल हो गए। 2016 के शुरुआती महीनों में वेल्सी और सुकेतु किसी फैमिली फंक्शन के दौरान वापस से मिलते हैं। चूंकि दोनों की ही रिश्तेदारी एक ही थी, तो इत्तेफाक से इनकी मुलाकात हो गई। अब इनमें वापस से वो पुराना प्यार जाग गया। वैसे वेल्सी की शादी के बाद सुकेतु की भी शादी उसके घर वालों ने करा दी थी, पर सुकेतु और उसकी पत्नी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। घटना वाले दिन से कुछ दिन पहले भी सुकेतु की पत्नी अपने मायके चली गई थी। तो वेल्सी और सुकेतु घटना के 5 महीने पहले मिलते हैं। पहली मुलाकात हुई। वापस से इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इन्होंने एक दूसरे के नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू कर दी। कॉल्स पर बातें करने लगे। मौका देखकर ये होटल्स में अकेले मिलते भी थे। फिर से ये अपने पुराने रिश्तों में आ गए। वेल्सी ये भी भूल गई कि इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एक बेटी है। अब इनमें दोबारा से एक होने की चाह जगती है। अगर वेल्सी चाहती तो दीक्षित को डाइवोर्स देकर सुकेतु से शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से समाज में इसकी बदनामी होगी। ऊपर से जो धन दौलत दीक्षित का है, जिससे वेल्सी ऐशो आराम कर रही है, वो भी चला जाएगा। वेल्सी को अपना पुराना प्यार सुकेतु भी चाहिए था और अपने पति दीक्षित की धन दौलत भी। लेकिन दोनों एक साथ कैसे मिले? इन्होंने बहुत सोचकर तय किया कि दीक्षित को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब ये लोग प्लानिंग करना, साजिश रचना शुरू कर देते हैं। दिलजीत की मृत्यु के 5 महीने पहले ये मिले थे, इतने में ये सब कुछ हो गया। पहले तो ये तय किया गया कि भाड़े के बदमाशों को बुलाकर कत्ल कराएंगे, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो इनका भांडा फूट जाएगा। उन बदमाशों के पुलिस रिकॉर्ड्स भी होंगे, पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ सकती है। इसके बाद सुकेतु ने फैसला किया कि यही अपने प्यार के दुश्मन दिलजीत का अंत करेगा। अब ये तो ऐसा अकेले नहीं कर सकता, इसलिए इसने अपने एक ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान को प्लान में शामिल कर लिया। कत्ल के 2 दिन पहले सुकेतु और धीरेन्द्र ने दिलजीत के घर की रेकी की। कत्ल करना आसान नहीं था, क्योंकि इस इलाके में लोग मिलजुल कर रहते थे, काफी चहल पहल होती थी। दिलजीत के घर पर भी अक्सर उसके रिश्तेदार आते जाते रहते थे। 24 जून तक तो सारे फैमिली मेंबर्स मॉरिशस घूमने चले गए। अब यह था कि शहर से रिश्तेदार भी चले जाएं। 27 जून को वो खराब दिन, वो मनहूस दिन आता है, जिस दिन सभी रिश्तेदार भी शहर से बाहर चले गए थे। अचानक से यही तारीख सेट हुई। वेल्सी हर पल की खबर अपने आशिक, अपने प्रेमी को फोन पर दे रही थी। फिर 27 जून की रात में क्या हुआ और कैसे हुआ, यह तो आपको बता ही दिया है। दिलजीत को या उसके परिवार को कभी पता नहीं चला था कि वेल्सी का पहले कोई रिश्ता था, ये किसी से बहुत प्यार करती थी। कहीं ना कहीं इसमें वेल्सी के परिवार की भी गलती थी। क्यों इन्होंने ये बात सबसे छिपाई, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दिलजीत की मृत्यु के पीछे केवल वेल्सी का ही हाथ नहीं था। पुलिस ने कई सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ कई चीजें और इकट्ठा की, जैसे वो दिलजीत के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज, जिस होटल में सुकेतु और वेल्सी मिलते थे वहां के फुटेजेस, इनकी व्हाट्सएप चैटिंग, कॉल डिटेल्स, वारदात के दिन इनके द्वारा पहने हुए कपड़े, वो ग्लव्स और मास्क, ऐसे ही कई सारी चीजें इकट्ठा की। पुलिस ने वेल्सी, सुकेतु और धीरेन्द्र इन तीनों के ऊपर चार्जशीट रेडी की। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस ने केस में 100 से भी ज्यादा गवाहों को इकट्ठा किए थे। सेक्शन 164 के तहत उनके बयान भी दर्ज किए गए थे। इसमें ज्यादातर गवाह कोर्ट में जाते ही अपना बयान बदल लेते हैं, जबकि इन्होंने पुलिस के सामने रिटन में बयान दिए थे और कोर्ट के सामने कोई और बयान दे दिए। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी ढूंढ निकाला जिसने सुकेतु और धीरेन्द्र को अपने ऑटो में सर्जन सोसाइटी लेकर आए थे। ये ऑटो वाला भी अपने बयान से मुकर गया। केवल पुलिस ऑफिशियल्स और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ही अपने बयान पर डटे हुए थे। जिस दुकान से वो मास्क और ग्लव्स सुकेतु ने खरीदे थे, वहां की ओनर भी कोर्ट में बयान देने के लिए आई। ये चीजें एक बाइक की दुकान से खरीदी गई थी, जहां पर बाइक से रिलेटेड उसकी एक्सेसरीज मिलती थी। कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि वो चीजें सुकेतु ने कत्ल के लिए खरीदी थी या अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि ये एक बाइकर था, इसको बाइक चलाने का बहुत शौक था और ये अक्सर इसी दुकान से बाइक से जुड़ी चीजें खरीदता था। यहाँ कोई भी चश्मदीद गवाह या डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे। गुजरात हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2000 को वेल्सी को बेल पर छोड़ दिया, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन एक कंडीशन भी रखी गई कि ये गुजरात से बाहर नहीं जा सकती। पुलिस सेशन कोर्ट में यह भी साबित करने में असमर्थ रही कि उस दिन सुकेतु और धीरेन्द्र ही उस घर में आए थे और लूटपाट करना इनका इरादा नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में भी इनका चेहरा नहीं दिखा था। आगे 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी जरीवाला, सुकेतु मोदी और धीरेन्द्र सिंह चौहान, इन तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया। ये तीनों ही केस से बरी हो गए, छूट गए। अब तक की लेटेस्ट खबर यही है कि ये लोग जेल से बाहर हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।